हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान का पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। जी दोस्तों, चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि चैप्टर से 2 अंक का एक क्वेश्चन, 3 अंक का एक क्वेश्चन और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एनसीईआरटी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे और उन्हें जो है हल करेंगे, जिससे जो है आपका यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेट में। ठीक है, तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो इस चैप्टर से दोस्तों सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इस चैप्टर से अगर 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं तो 6 अंक में से अधिकतर हर साल ये संभावना होती है कि 4 अंक के क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकारों के ऊपर पूछ लिए जाए। मतलब इस अध्याय से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकारों के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा पहला मोटिव ये रहेगा कि हम रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकारों को समझें, उसके बाद जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की जो है शुरुआत करें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है छठवां जो देखिए पॉइंट, ये इसका प्रकार नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है जो समझनी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन 6 प्रकारों को पढ़ेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी के हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे आप देखिए इसका अगर हम सिंपल सा उदाहरण देखें तो पानी का उदाहरण आप देखिए, पानी किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जो है पानी का निर्माण होता है। अब दोस्तों सोचने की बात यह है कि जो पानी जो बना है उसका जो गुणधर्म है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, आप कहीं से भी ये बता नहीं सकते कि जो पानी मिलकर बना है यह हाइड्रोजन से मिलकर बना है या ऑक्सीजन से मिलकर बना है ऊपरी तौर पर। ठीक है, तो वही यहाँ पर सिंपल सी चीज़ें परिभाषा में कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं तब एक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो यही चीज़ है रासायनिक अभिक्रिया की। तो दोस्तों अब हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों संयोजन अभिक्रिया क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जो है उनके प्रकार होते हैं कुछ, जैसे हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उन्हें कुछ प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो कुल 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। तो उन 5 प्रकारों में से पहला जो हमारा प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए हम समझते हैं संयोजन अभिक्रिया होता क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया में होता यह है कि हम 2 पदार्थ जब मिला रहे हैं या 2 अधिक भी मिला सकते हैं और उससे जो पदार्थ का निर्माण होता है तो इसे हम कहते हैं सिंपली संयोजन अभिक्रिया। अब यहाँ पर कुछ परिभाषा में हमारा चेंज आ जाता है, जो हम मिलाते हैं उसे पर्टिकुलर नाम दिया गया है अभिकारक। ठीक है, अगर आप इसकी परिभाषा लिखिए संयोजन अभिक्रिया की तो आपको लिखना पड़ेगा, जब हम 2 अभिकारकों को आपस में मिलाते हैं और मिलाकर जब एकल उत्पाद का निर्माण होता है तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब ये एकल उत्पाद क्या है? मतलब एक उत्पाद यानी होता है उत्पादन, मतलब एक उत्पाद का जब हम निर्माण करते हैं 2 पदार्थों को मिलाकर यानी 2 अभिकारकों को मिलाकर, तो हमारे सामने जो एकल उत्पाद बनता है उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। हम इसे और भी सरल तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए चूना और जल है, हम दोनों ने इनको मिक्स किया है, मिलाया, तो चूना और जल क्या कहलाए? हमारे अभिकारक कहलाए। ठीक है, चूना और जल क्या कहलाए? हमारे अभिकारक, और इनसे मिला हमें एकल उत्पाद यानी मिला बुझा हुआ चूना। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक से एकल उत्पाद का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप चाहे तो बुझे हुए चूने का उदाहरण दे सकते हैं, जब हमने चूने में जल मिलाया तो वो हो गया बुझा हुआ चूना। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। तो यह है संयोजन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं इसकी की विपरीत अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों देखिए संयोजन में हमने क्या किया था, A प्लस बी को मिलाकर जो है हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया था यानी उत्पाद लिया था। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, हमें ऐसा भी आ सकता है कि मान लीजिए कि यह A और B न दिया हो। ठीक है, मतलब A प्लस बी हम न मिलाए और सीधा हमें A B दे दिया जाए और हमसे इसे कहा जाए कि भाई इसे तोड़ो। ठीक है, तब ये सिचुएशन में ये होगा अभिकारक, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम क्या बनाएंगे? A प्लस बी बनाएंगे तोड़कर। ठीक है, कोई भी पदार्थ तोड़कर हम 2 बनाएंगे। तो ये जो 2 पदार्थ बने, एक को तोड़कर जब 2 बने तो इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसा बहुत बार होता है कि आपको बुझा हुआ चूना दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके चूना और पानी अलग निकालो या चूना और गैस अलग निकालो, तो आप जो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। तो अगर वियोजन अभिक्रिया अगर आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी है कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें एकल अभिकारक को वियोजित कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आप देखिए इसका उदाहरण भी देख सकते हैं आप कि ए को तोड़कर हम जब बी प्लस सी बनाते हैं तो ये उसका एग्जाम्पल यानी उदाहरण है, और आप अपने मन से भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। अब अगली आती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो अधिक ताकतवर होता है वो कम ताकतवर को अलग कर देता है अभिक्रिया में। जैसे आप समझिए कि इस अभिक्रिया के परिभाषा से आप समझ जाएंगे कि इस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ जो होता है वो कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से पृथक कर देता है। जैसे इसका उदाहरण आप देखिए यहाँ पर है Fe यानी लोहा, फेरस, यहाँ पर कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब देखिए लोहा और कॉपर है तांबा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन है तो वो है लोहा, क्योंकि अगर लोहे और तांबे को दोनों को मैं हवा में रखूँ तो साधारण सी बात है कि लोहा पहले जंग खाएगा, ठीक है। अब लोहा और तांबा दोनों है। अब इसमें से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, लोहा। तो लोहा क्या करता है, जब हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को उसके स्थान से अलग कर देगा और खुद जो है सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब कॉपर को जो है वो अलग कर दिया जाता है उसके यौगिक से। मतलब ये देखिए कॉपर सल्फेट का यौगिक है, लेकिन लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के यौगिक से कॉपर को निकाल देगा और खुद वहाँ पर उसका स्थान ग्रहण करेगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें आपको परिभाषा में याद रखना है, अधिक अभिक्रियाशील तत्वों कम अभिक्रियाशील तत्वों को अलग कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में। आप चाहे तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों हमने विस्थापन अभिक्रिया में देखा था कि एक जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील तत्वों को निकाल देता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी वैसी ही है, लेकिन इसमें 2 बार विस्थापन होता है। मतलब जो निकला हुआ पदार्थ है वो दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास ए बी और सी डी है और मैंने इन दोनों की अभिक्रिया की, तो ए बी क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा ए जाकर, और जो सी जाकर क्या इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब वहीं पर क्रॉस होगा, ठीक है। तो इस क्रॉस को हम कहते हैं आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पर परिभाषा आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना लिखना है कि इस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, और आप चाहे तो इसका उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों उपचयन अपचयन अभिक्रिया ये भी काफ़ी सिंपल है। जब हमारे सामने कोई भी पदार्थ होता है तो उस पदार्थ में गैसों की मात्रा समान होती है, लेकिन अगर उसमें से किसी गैस की मात्रा अगर कम हो और किसी की ज़्यादा हो तो पदार्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वही है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं अपचयन, ठीक है, सॉरी उपचयन। और जब हमारे सामने हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसे हम कहेंगे अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उपचयन सबसे अधिक पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उपचयन की परिभाषा कि इसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन इसकी बिल्कुल विपरीत है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें एनसीईआरटी के बुक से आते हैं और एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दीजिए। अब दोस्तों रासायनिक समीकरण, अब दोस्तों हम कोई भी अगर अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया हुई, जैसे पानी का बनना, देखिए पानी का बनना एक अभिक्रिया हुई। अब देखिए पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन जब हम मिलाते हैं तो बनता है हमारे सामने पानी, ठीक है। अब पानी, अब अगर हमें अगर हमें इसे लिखना है, ठीक है, अगर हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हाइड्रोजन को सूत्र में लिखेंगे यानी H2, ठीक है, ऑक्सीजन को भी लिखेंगे यानी O, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये बन गया हमारा H2O। तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये इनके प्रतीक है, हाइड्रोजन का H प्रतीक है, ऑक्सीजन का O प्रतीक है, और जो है पानी का प्रतीक है H2O, तो इनके प्रतीक है। तो हम जो है समीकरण कैसे लिखते हैं, प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा में हमें पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, मतलब जो रासायनिक समीकरण आपने बनाया उससे आप क्या समझते हैं। तो हम सिंपली परिभाषा में लिखेंगे कि जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद हमें मिलता है उनका प्रतीकात्मक, मतलब उनका जो प्रतीक होता है उसका निरूपण यानी उसको दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए हम पूरी परिभाषा पढ़ते हैं और समझते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हमने अभी पानी की अभिक्रिया की थी, अभिक्रिया को समीकरण के रूप में अभिकारकों उत्पादों का, मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में उस
को समीकरण के रूप में उसके जो अभिकारक है यानी जिससे मिलकर वो बना है और जो हमें उत्पादन मिला है उसका प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में बदलना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी परिभाषा, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला देखिए आप, अगली हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब दोस्तों देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। जब दोस्तों समझ लीजिए मेरे पास दो विलयन है, ठीक है, एक बकेट में दो विलयन है। विलयन यानी होता है लिक्विड यानी पानी की तरह तरल पदार्थ है, और उन तरल से मिलकर मैं जो एक ठोस बना रहा हूँ। ठीक है, समझिए आप, दो तरल है मेरे पास, उस तरल से मिलकर मैं जो एक ठोस का उत्पादन कर रहा हूँ, तो उसे कहेंगे हम अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, जब दो अभिकारक विलयन, ठीक है, मेरे पास दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उसे जो ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, तो उस विलयन में जो होते हैं ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं, तो इस क्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए सिल्वर नाइट्राइट और पोटेशियम क्लोराइड को जब हम मिलाते हैं, देखिए दोनों लिक्विड है, AQ यानी लिक्विड होता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है AQ लिक्विड, और इससे मैं बनाता हूँ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड बना और मेरे सामने जो है यनों का घोल भी बना। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जैसे आप अगर दुकान से चिप्स के पैकेट्स लाते हैं या फिर कोई भी चीज़ें लाते हैं जिसमें जो आपको हवा भरी हुई मिलती है, तो उस हवा को जो है हम नाइट्रोजन कहते हैं। तो नाइट्रोजन उसमें क्यों भरी जाती है, ये हमारा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो नाइट्रोजन तो होती है वो काफ़ी कम सक्रिय गैस होती है, जो क्या करती है, किसी भी पदार्थ को वायु ऑक्सीजन से तो दूर बनाए रखती है, जबकि उस पदार्थ में जो बैक्टीरियास होते हैं उनका संक्रमण बहुत कम कर देती है। अगर आप कोई भी एक गैस किसी पदार्थ को देंगे जो काफ़ी एक ही हो, मतलब दूसरी गैस उसमें प्रवेश न कर पाए, तो पदार्थ खराब नहीं होगा। या अगर उस पदार्थ में जो बैक्टीरिया से उसके संक्रमण को कम कर दें, तो इससे भी पदार्थ खराब नहीं होगा। जैसे हमारे फ्रिज में जब हम खाने को ठंडा करते हैं, तो उसका जो बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे जो हमारा खाना जो है खराब नहीं होता है। तो वही है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री वायु ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक रहने तक उपचित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदलकर विकृत गंधी हो जाती है। मतलब अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो तेल एवं जो वसायुक्त जो खाद्य सामग्री होती है वो वायु और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से खराब हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से इसे प्रभावित किया जाता है ताकि ये खराब न हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। काफ़ी पेचीदा प्रश्न है, अगर आप 2-3 बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, अगला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा दीजिए। अब दोस्तों इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो भी बिल्कुल यही क्वेश्चन होने वाला है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको जो है एक प्रकार से अलग लिया है। ठीक है, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक प्रक्रिया होती है जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, जब आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की और उसके साथ में जो आपको ऊष्मा निकली यानी जो गर्म हवा निकली या गर्म भाप निकली, तो आप समझ जाइए कि वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत हुई। क्योंकि जहाँ कहीं पर भी ऊष्मा निकलती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में, उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकली, ऊष्मा निकली, वो समझ लीजिए आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो इसकी परिभाषा में क्या लिखेंगे हम, जिस रासायनिक अभिक्रिया उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर सिंपली इसका उदाहरण देखिए, एक अभिक्रिया की गई है, तो इस अभिक्रिया में देखिए लास्ट में यहाँ पर ऊष्मा भी निकली है, मतलब हम कहेंगे कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें पूछा जाता है कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पादों के साथ ऊष्मा निकलती है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया अगर हुई तो उस अभिक्रिया में जो उत्पाद निकलेगा उसके साथ आपकी ऊष्मा भी निकलेगी, जबकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा नहीं निकलती है, इसमें ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है, मतलब ऊष्मा नहीं निकलती है। ठीक है, तो आपको समझना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है और ऊष्माशोषी में ऊष्मा का शोषण होता है। आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं, ऊष्मा का शोषण, ऊष्मा का निकलना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न भी वही है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये एमपी प्रश्न है, इसलिए इतनी बार हमने लिया है जिससे आपको समझ में आ सके। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है दोस्तों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, और जिसमें जो है ऊष्मा का शोषण होता है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए आप, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझिए। तो दोस्तों हमने इसके पहले समझा था उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो दोस्तों उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमने इसके पहले समझा था, देखिए हम आपको वापस लेकर चलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया की ओर।
तो देखिए हमने पांचवा टॉपिक पढ़ा था उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया। अब जहाँ पर हमने पढ़ा था कि जहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वहाँ जो है उपचयन अभिक्रिया होती है और जहाँ पर हाइड्रोजन की जो है, जहाँ पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वहाँ पर जो है अपचयन अभिक्रिया होती है। लेकिन एक चीज़ आती है जहाँ पर ये दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, मतलब जहाँ पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो जाए और हाइड्रोजन की वृद्धि भी हो जाए और दोनों चीज़ें सब एक साथ हो जाए, तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी? तो वहाँ पर जो हम कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ी नीचे देखी इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए, तो आपको लिखना है जहाँ अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है तो वहाँ पर जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपचयन और दूसरे का उपचयन होता है वहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए CO2 का जो है उपचयन और FeO3 का अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है CO। ठीक है, तो देखते हैं हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया तो हमारी समाप्त हो गई। अब देखते हैं शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, शोषण जब हम सांस लेते हैं तो उसको जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो देखिए शोषण में जो है ऊष्मा का शोषण नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प ATP के रूप में निकलती है, मतलब इसमें जो है ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का शोषण नहीं होता है। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो वापिस तो हमारी सांस निकलती है, लेकिन जब हम ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन वो ऑक्सीजन जो है वाष्प के रूप में गर्मी के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलती है, इसलिए जो है शोषण को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला देखिए, अब अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों को समझिए। मतलब आप जो अभिक्रिया करते तो किन किन कारकों से प्रभावित होती है। इसका सबसे पहला उदाहरण आ जाएगा ताप से। जब आप अभिक्रिया करते हो ताप ज़्यादा हो तो अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, भाप ज़्यादा निकलेगी। ताप कम हो तो अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। उसमें अभिकारक की सांद्रता, मतलब आप अभिकारक जितने ज़्यादा लेंगे अभिक्रिया की दर उतनी बढ़ेगी, स्वाभाविक बात है। ठीक है, उत्प्रेरक के दर प्रभावित होती, मतलब आप कोई भी उत्प्रेरक बढ़ा देंगे धनात्मक ऋणात्मक तो उससे जो है अभिक्रिया की दर को सहायता मिलेगी बढ़ने में। और अगला आता है दाब। जैसे जैसे आप दाब बढ़ाएंगे तो गैसीय अवस्था में आयतन कम हो जाएगा। मतलब आप देखिए कि आप किसी चीज़ पर अगर दाब बढ़ाते हैं तो उस चीज़ के जो आयतन है वो कम हो जाता है। जैसे आप गैस में अगर दाब बढ़ाएंगे, जैसे लिक्विड में अगर गैस दाब बढ़ाएगी तो वो जो है गैस में बदल जाता है। इसका सबसे सिंपल उदाहरण आप गैस टंकी देखिए। गैस टंकी में वैसे तो लिक्विड भरी जाती है, ठीक है, आपको लगता हो कि गैस भरी है लेकिन उसमें लिक्विड भरी जाती है, लेकिन दाब के कारण जो है लिक्विड फॉर्म में गैस फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है जहाँ पर आप जाकर जो है इसके नोट्स लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए किसी टॉपिक के साथ।